अमेरिकी ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री सने तकाइची की मीटिंग के दौरान एक ऑकवर्ड मोमेंट देखने को मिला जब ट्रंप ने पर्ल हार्बर अटैक का रेफरेंस दे डाला। तो हुआ ये कि एक जापानीज रिपोर्टर ने सवाल किया कि अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी के अटैक से पहले अपने एलाइज को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इसके जवाब में ट्रंप बोले कि सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करना जरूरी था। साथ ही उन्होंने पर्ल हार्बर अटैक का एग्जाम्पल दिया। ट्रंप ने कहा, सरप्राइजेस के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है। आपने हमें पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया। आप सरप्राइज देने में मुझसे ज्यादा यकीन रखते हैं। ये जवाब सुनकर जापानीज पीएम भी असहज दिखी। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की वीडियो में आपको बताएंगे इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, पर्ल हार्बर अटैक क्या था और उसका जवाब यूएसए ने कैसे दिया, और इन इंसिडेंट्स ने अमेरिका और जापान के रिश्तों को कैसे अफेक्ट किया। गुरुवार 19 मार्च को हुई इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने जापान की तारीफ की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिक्योर करने में सपोर्ट दिखा रहा है, अनलाइक नेटो जिनका इस मसले में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जापान और कुछ यूरोपियन देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स ने बोला कि वो सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जापान ने ये भी साफ किया कि मिडिल ईस्ट में नेवल शिप्स भेजने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही पीएम तकाइची के ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट भी किया, जापान को वेसल डिस्पैच करने के लिए यूएसए की तरफ से कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं। जर्मनी और फ्रांस ने भी बोला कि ये उनकी लड़ाई नहीं है, इसीलिए वो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से दूर रहना चाहते हैं। मीटिंग की हाइलाइट्स डिस्कस कर ली, अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसका जिक्र फिर से दुनिया भर में सुर्खियां बना रहा है, पर्ल हार्बर। 7 दिसंबर 1941 का रविवार हवाई के ओहाउ आइलैंड पर मौजूद पर्ल हार्बर पर एक शांत सुबह थी। बहुत से अमेरिकी नेवी सेलर्स ऑफ ड्यूटी थे, परिवार रिलैक्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल जरूर रही थी, लेकिन यहाँ से हजारों मील दूर अमेरिका और खासकर हवाई में किसी का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान से फाइटर प्लेन्स नीचे आते दिखाई दिए। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई प्रैक्टिस ड्रिल हो रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सारे कयास गलत साबित हुए। ये अमेरिकी नहीं, जापानी फाइटर थे। बम गिरने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये अटैक सडन था और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। यूएसएस एरिज़ोना जैसे बैटलशिप्स को इस कदर अटैक किया गया कि वो लगभग तबाह हो गए। एयरफील्ड्स बर्बाद कर दी गई और स्टेशनड एयरक्राफ्ट्स उड़ पाते उससे पहले ही उन्हें भी तबाह कर दिया गया। 2400 से ज़्यादा अमेरिकन मारे गए। महज 2 घंटे के अंदर ही यूएस नेवी को बहुत बड़ा झटका लगा। लगभग 20 जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। जापान का मकसद साफ था, वो यूएस पैसिफिक फ्लीट को इतना कमजोर कर देना चाहता था कि साउथ ईस्ट एशिया में जापानीज एक्सपेंशन के दौरान अमेरिका रुकावट ना बन सके। 1941 में यूएस ने जापान पर प्रेशर बनाने के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था और उसके एसेट्स भी फ्रीज कर दिए थे। ये कदम अमेरिका ने जापान द्वारा फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा करने के बाद उठाया था। 7 दिसंबर को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक यूएस पैसिफिक फ्लीट को कमजोर करने के साथ साथ इसीलिए भी किया गया था ताकि जापान साउथ ईस्ट एशिया से तेल और रॉ मटेरियल्स बगैर रोक टोक ले सके। यूएस के स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसे ऑयल एम्बार्गो जो चाइना में जापान की अग्रेशन को रोकने के लिए लगाए गए थे का जवाब था इस लगून हार्बर पर अटैक। जापान को लगा था कि इतना बड़ा और सडन अटैक यूएस को लंबी जंग के बजाय नेगोशिएटेड पीस चुनने के लिए मजबूर कर देगा, पर हुआ इसका उलट। अटैक अमेरिका को कमजोर करने के बजाय पहले से ज्यादा यूनिफाई कर गया। 8 दिसंबर 1941 को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कांग्रेस को एड्रेस करते हुए इस अटैक के लिए कहा था, अ डेट विच विल लिव इन इनफैमी, मतलब ऐसी तारीख जो हमेशा के लिए बदनाम और यादगार रहेगी। कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी और ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया। इससे पहले अमेरिका वॉर का हिस्सा नहीं था, हालांकि प्रैक्टिकल तौर पर अमेरिका न्यूट्रल नहीं था, एलाइड पावर्स को वो सपोर्ट कर रहा था। बहरहाल अमेरिका के वॉर डिक्लेरेशन के बाद पैसिफिक रीजन में एक लंबी और बेहद ब्रूटल जंग शुरू हुई। आइलैंड्स हो, समंदर या आसमान, सब बैटलफील्ड्स में तब्दील हो गए। दोनों साइड्स को भारी नुकसान झेलने पड़े और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे और भी इंटेंस होता चला गया। 1945 आते आते जंग का रुख क्लियरली जापान के खिलाफ हो चुका था। उसकी नेवी लगभग तबाह हो चुकी थी, शहरों पर भारी बॉम्बिंग्स हो रही थी और रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। बहुत तेज रोशनी, भयानक हीट और एक लाउड ब्लास्ट ने शहर को घेर लिया। बिल्डिंग्स पल भर में गायब हो गई, हर तरफ आग फैल गई और हजारों लोग तुरंत मर गए। जो बच गए थे और जो मृत भी थे उनके शरीर से अलग हो खाल लटक गई थी। कुछ ही सेकंड्स में हिरोशिमा सुपुर्दे खाक हो गया। इट वॉज ब्रूटल, हॉरेंडस एंड कैटास्ट्रोफिक टू से द लीस्ट। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। वहां भी वैसी ही तबाही देखने को मिली।
15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। जापान की हार के बाद अमेरिका ने अपने हिसाब से मॉडर्न जापान बनाया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन तक लिखा। जापानीज ने भी खूब मेहनत की इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने में, लोगों को खाना देने में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स लागू करने में। इन सब चेंजेस की वजह से जापान धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक और इंडस्ट्रियल कंट्री बन गई और आगे चलकर जापान यूएसए का एक स्ट्रॉन्ग एलाई भी बना। जापान की तरक्की थमी नहीं। अटैक के बाद के कुछ दशकों में ही इस देश ने खुद को ऐसे रीबिल्ड किया कि दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में अपनी जगह बना ली। साथ ही जापान और यूएसए का रिश्ता भी काफ़ी बदला। जो पहले दुश्मन थे वही विद टाइम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए। बैर की जगह ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ने ले ली। कोल्ड वॉर के दौरान ये पार्टनरशिप और मजबूत हुई, जहां जापान एशिया में अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट एलाई बन गया। आज के टाइम में अमेरिका और जापान का अलायंस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स में से एक माना जाता है, जिसकी नींव सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट्स नहीं बल्कि इतिहास की गहरी समझ भी है। पर्ल हार्बर पर अटैक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एटॉमिक बॉम्बिंग्स, ये आज भी अमेरिका और जापान दोनों के बीच एक सेंसिटिव इशू हैं। दोनों का खून बहा है और दोनों से गलतियां भी हुई हैं। इसीलिए इन विषयों पर दोनों देश बहुत संभल कर कुछ कहते हैं। इसीलिए जब ट्रंप तकाइची के बगल में बैठकर पर्ल हार्बर पर चुटकी लेते हैं तो सिर्फ तकाइची ही असहज नहीं होती। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।